नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आप करंट अफेयर पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जहाँ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज का सिलेबस का पार्ट है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी स्टेट का या फिर एसएससी, सीडीएस वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह एग्जाम के लिए भी आपकी ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। तो मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चेक करिए कि आप कितने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं। अगर आप कहीं मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, ताकि एक्सप्लेनेशन से जो भी की पॉइंट्स है उसे आप पिक करिए और फिर उसको आप रिवाइज करिए, और इस तरह से आप अपने करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है और ये स्टेटमेंट 3 है। इस क्वेश्चन में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और जैसे नीचे आपसे बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, चूज करना है, यानी सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव के बारे में बोला जा रहा है कि ये सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है these are produced by the accelerated motion of the charge in the conducive wire। कि भाई ये जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है चार्ज ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, जब वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन सिग्नल कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। कि ये जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेवलेंथ को यूज करके जो सिग्नल्स होते हैं वो क्लाउड से रिफ्लेक्ट होते हैं, ये बोला जा रहा है अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोल दिया गया 1, 2, 3, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं रेडियो वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा। तो रेडियो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें या वेवलेंथ की बात करें, यानी कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इससे 80s में, जब ये लेट 80s जो डेकेड चल रहा था, उस डेकेड में हेनरिक हर्ट्ज ने इसे डिस्कवर किया था। कई बार आप लोगों ने जैसे रेडियो वगैरह सुनते हैं जहाँ वेवलेंथ वगैरह यूज होता है, तो चैनल वगैरह, रेडियो पे अगर आप चैनल की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे ऑल इंडिया रेडियो अगर आप सुनते हैं, ठीक है, गोल्ड, एफएम या जो भी रेनबो वगैरह, तो कई बार आपको बोला जाता है कि इतने किलो हर्ट्ज पे है ये। ठीक है, 101 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है, एक यूनिट है, और ये यूनिट किनके नाम पे रखा गया, ये हेनरी हर्ट्ज के नाम पे रखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया कि ये प्रोड्यूस कब होता है, जब आप मोशन, ये प्रोड्यूस होता है जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यानी कि ये बात भी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि भी ये जो वेवलेंथ है ये क्या होता है, ये रेडियो वेवलेंथ कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेवल थ्रू द एयर। ये ट्रेवल कैसे करती है, थ्रू एयर ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये जब क्लाउड होता है तो ये बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आप ये थोड़ा बहुत और भी बातें याद रख सकते हैं कि भी ये रेडियो वेवलेंथ की लॉन्गेस्ट होती है, प्रोड्यूस होती है जब आप एक्सिलरेट करते हैं, तब मोशन को एक्सिलरेट करते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। 2 बात हो गई। उसके अलावा कुछ बातें और भी आप फैक्टर याद रख सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इसका यूज, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
कि भी इसका यूज रेडियो वगैरह में यूज हो जाता है। ठीक है, रेडियो के बाद जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होने लग गया। और आजकल जो मोबाइल फोन है यानी कि सेलुलर फोन है, सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। द नगर वन स्कीम एम्स टू डेवलप एटलीस्ट वन अर्बन फॉरेस्ट फॉर एवरी सिटी इन इंडिया। ये एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया नगर वन स्कीम। और इस स्कीम का एम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी इसका जो एम है, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया कि भी इसका एम ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अर्बन एरिया है, अर्बन फॉरेस्ट एरिया जितने भी है, यानी हर सिटी में एक अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना, इसका ये टारगेट है। एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, ये बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड, एक फंड क्रिएट किया गया जिसे शॉर्ट में CAF एक्ट के थ्रू एक फंड क्रिएट किया है जिसका नाम रखा गया कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड। और ये जो सेट किया गया था ये 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि कैंपा के तहत, ठीक है, 2016 में एक फंड को क्रिएट किया गया था इस एक्ट के तहत, ताकि जो वन वगैरह जो स्टैब्लिश करना है वो काम पूरा किया जा सके। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो बोला जा रहा था 2016 में एक एक्ट के तहत कैंपा एक्ट के तहत यानी कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सेटअप किया गया था ताकि वन वगैरह यानी फॉरेस्ट वगैरह डेवलप किया जा सके सिटी वगैरह में। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको गिवन है नगर वन स्कीम के बारे में वो गलत हो गया। वो गलत ये हुआ कि ये जो बोला गया एवरी सिटी मस्ट हैव टू मेंटेन वन फॉरेस्ट एरिया, ये गलत है। यहाँ पे सारे सिटी के लिए नहीं पॉसिबल रखा गया, बल्कि ये बोला गया भाई इसका जो एम है नगर वन स्कीम का जो एम है, अल्टीमेट एम जो है वो डेवलप किया है, एम टू डेवलप 200 कितने 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना है पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, अगले 5 साल के अंदर कम से कम 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये टारगेट है। बस टारगेट के लेके फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था। ठीक है, सारी सिटीज के अंदर नहीं, एटलीस्ट 200 सिटी, बस इतना ही टारगेट रखा गया है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो उसका करेक्ट ही है। तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हो हमारा जो ऑप्शन बी हो गया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कमेंट करके आप आंसर बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द भारत नेट प्रोजेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, और आपसे भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। इट एम टू क्रिएशन ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द ग्राम पंचायत। ये भारत नेट प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट एम है वो ये रखा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर जो ग्राम पंचायत है उनको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इनका टारगेट है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट ओनली प्रोवाइड एक्सेस, ये बोला जा रहा है इट ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये सिर्फ किसके लिए, पब्लिक जो, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में BSNL, ठीक है, BSNL जो पूरी कंट्री में है, और MTNL जो कि आप बोल सकते हैं कि मेट्रो सिटी के अंदर है। तो ये बोला जा रहा है कि भी इनके द्वारा इसे काम किया जाएगा, बाकी और लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, सिर्फ उनके लिए है। यानी कि आप बोल सकते हो हमारी कंट्री में BSNL और MTNL है, सिर्फ ये काम करेगी। और कहां काम करेगी, रूरल एरिया में काम करेगी। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है,
बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए का मतलब ये हुआ कि भी ये कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास वो करेक्ट है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ये भारत नेट प्रोजेक्ट आखिर में है क्या। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी कंट्री के अंदर है उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट इसका पहले जो ये 2011 में अक्टूबर 2011 में इनिशिएट किया गया था इस प्रोग्राम को, और इसका नाम रखा गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नोफन भी बोल सकते हैं आप, ये रखा गया था इसका नाम। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इसका नाम रखकर बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया 2015 के अंदर, यानी कि 2011 में ये प्रोजेक्ट आया था हमारी कंट्री के अंदर, फिर 2015 में क्या किया, इसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, इसके अंदर क्या किया गया, जो हमारी कंट्री के अंदर जो भारत नेट है ये एक फ्लैगशिप मिशन है, किसका, बीएसएनएल का। बीएसएनएल के अंदर जो आता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, उसके अंदर ये काम होता है। अच्छा, और ये जो काम हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कंपनी एक्ट है 1956 उसके तहत ये स्कीम को लाया गया है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, ये जो बोला जा रहा था आपको कि भाई ये ग्राम पंचायत को, यानी कि रूरल एरिया में जितनी भी ग्राम पंचायत है उसको ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि भाई ये क्या करेगी, जितने भी पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर है, ठीक है, सिर्फ उनके लिए, ये बात गलत हो गई। बल्कि ये केबल टीवी ऑपरेटर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंट्री के अंदर सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर रूरल एरिया के अंदर नेट की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत और बाकी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंट्री के अंदर सबको इंक्लूड किया गया इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम है भारत नेट प्रोग्राम, ये इसके ये बोल सकते हो आप कि भाई ग्राम पंचायत को इंटरनेट प्रोवाइड करना और जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर है टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी काम करते हैं सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ओनली वर्ड जो था वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर इसका ये हो गया आपका बी हो गया, सॉरी ए हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है उनको ध्यान में रखते हुए नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। स्टेटमेंट 1 को, इन द इमरजेंसी सिचुएशन आपसे बोला जा रहा है इन द इमरजेंसी सिचुएशन शेड्यूल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई थ्रू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी कि अगर बैंक में कोई क्राइसिस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, जितने भी बैंक है हमारी कंट्री के अंदर, तो वो आरबीआई से जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो फंड बोरो करते हैं उसको बोला गया है, ये जो फैसिलिटीज का नाम रखा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बोला जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि भी इसके अंदर क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि जिस शॉर्ट में MSF बोल सकते हो, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत ये बोला जा रहा है इट इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई। ये एक टूल है जो आरबीआई यूज करती है टू अलाउ बैंक टू बोरो, कि बैंक बोरो कर सकती है अपनी मनी थ्रू द रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा ये क्या कर सकती है, बैंक जो नॉर्मल बैंक है हमारी कंट्री के अंदर जैसे एसबीआई वगैरह या जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, मनी जनरेट करती है, ठीक है। इस कहां से, आरबीआई के थ्रू, ये बोला जा रहा है। फर्स्ट वाले में इमरजेंसी कंडीशन में, दूसरे वाले में नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। गलत होने का मतलब ये हुआ ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब डिटेल में समझ लेते हैं इन टर्म्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे शॉर्ट में LAF बोला जा रहा है। ये एक टूल है,
ठीक है, एक टूल है आरबीआई के द्वारा कि आरबीआई हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को, यानी कि जो करेंसी सप्लाई है, रुपी जो हमारी कंट्री के अंदर है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। ठीक है, ये बैंक के लिए फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये आरबीआई के लिए एक फैसिलिटी है। इसके अंदर आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे टर्म्स को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हमारी कंट्री के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये बैंक के लिए नहीं बल्कि आरबीआई के लिए एक फैसिलिटी है। अच्छा, अब ये जान लेते हैं ये रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है, अब इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबी जो रिजर्व बैंक है वो बोरो करता है, वो क्या करता है, लैंड करता है मनी टू द बैंक। ठीक है, वो क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है किसको, बैंक को। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो ये बात थी रेपो रेट की। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, बोरो करती है मनी फ्रॉम द बैंक। यानी कि रेपो रेट के अंदर आरबीआई लोन देती है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट में क्या, आरबीआई लोन लेती है बैंक से। क्यों लेती है, ताकि वो कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी चल रही है उसको वेल मेंटेन कर सके, यानी कि कोई इन्फ्लेशन वगैरह ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये काम, ये टूल्स यूज करती है। ये तो स्टेटमेंट 1 की बात होगी, जो कि स्टेटमेंट गलत था। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि एमएसएफ। ये क्या होता है, ये एमएसएफ क्या होता है, ये एक तरह से बैंकों के लिए एक विंडो ओपन करता है, एक स्पेशल विंडो है कमर्शियल बैंक के लिए। यानी कि हमारी कंट्री में आरबीआई के तहत जो जितने भी बैंक आते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, XYZ, जितने भी बैंक है हमारी कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक, वो सारे आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है और आरबीआई उनको कंट्रोल भी करती है। तो ये बाकी कमर्शियल बैंक को आरबीआई एक फैसिलिटी देती है, जो एक स्पेशल विंडो ओपन करती है, जहां से आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से वो क्या कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख करके इमरजेंसी सिचुएशन में फंड को ले सकती है नॉर्मल बैंक। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। इसके अंदर क्या है कि एमएसएफ में, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो गवर्नमेंट के जो द्वारा जो भी सिक्योरिटी पेपर इशू करती है आरबीआई, या गवर्नमेंट जो इशू करती है, उसको आरबीआई के पास रखकर उस बेसिस पे वो मनी को, यानी कि लोन को अप्रूव करवा सकती है आरबीआई से। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कहूं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको गिवन थे, दोनों में गलत बातें दी गई थी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत थे। करेक्ट बात क्या है मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर डी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। अब इकोनॉमी का ही क्वेश्चन चल रहा है, ये भी कुछ एक पर्सन के बारे में जो इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चलो अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाद में मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्रशांत चंद्र महालोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालोबिस के बारे में आपसे बातचीत की जा रही है कि प्रशांत चंद्र महालोबिस इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर जो स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम, यानी सांख्यिकी की बात करें, तो उसके फादर माने जाते हैं प्रशांत चंद्र महालोबिस। ठीक है, महालोबिस जो है हमारी कंट्री के अंदर फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, स्टेटमेंट 1 में बोला गया। और स्टेटमेंट में 2 में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो महालोबिस जो है, प्रशांत चंद्र, यानी कि पीसी महालोबिस बोलो या प्रशांत चंद्र महालोबिस की बात करें, तो ये बोला जा रहा है इसके रिगार्डिंग में कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है ये 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये 2 बातें बता दी गई। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब समझ लेते हैं, अभी 29 जून की बात करें हम, तो 29 जून को हमारी कंट्री में जो ये प्रशांत चंद्र महालोबिस है, इनका बर्थ ईयर डे होता है। तो इस दिन उसका बर्थडे होने की वजह से हमारी कंट्री में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो ये होता है 29 जून को सेलिब्रेट होता है।
ठीक है, किसके वजह से? पीसी महालोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालोबिस के बर्थडे के दिन ये सेलिब्रेट होता है। क्यों इनकी बर्थडे को इतना स्पेशल माना जाता है? क्योंकि हमारी कंट्री में इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर उसकी वजह से उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। इन्होंने हमारी कंट्री के अंदर स्टैटिकल मेथड को डेवलप किया था, डिजाइन किया गया था, उनमें से जिसका नाम है फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में जो मेजर इवेंट जितने भी हुए थे स्टैटिक्स से रिलेटेड वो इनके द्वारा किए गए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि कोलकाता के अंदर एक इंस्टीट्यूशन फ्रेम किया, एस्टेब्लिश किया गया था, वो जिसका नाम है ISI यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता के अंदर जो सबसे पहले वो स्टैब्लिश हुआ था। तो इनके जो जनक है, इनके जो फादर कह सकते हैं, इनके स्टैब्लिश जो इन्होंने किया था वो प्रशांत चंद्र महालोबिस ने ही किया था। अच्छा, प्लानिंग कमीशन जो हमारी कंट्री के अंदर आया था, तो प्लानिंग कमीशन को भी जो बनाया था, स्टैब्लिश किया था, वो इन्होंने ही किया था। बाद में इसका नाम बदल करके हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया, लेकिन इसको स्टैब्लिश किसने किया था? इन्होंने ही किया था। अच्छा, इनके बारे में ही बोला जा रहा है 1893 में बॉर्न हुए थे, 1972 में डेथ हो गए थे। और जितने भी शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे हमारी कंट्री के अंदर, 5 ईयर प्लान फर्स्ट सेकेंड, जो शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे, 3 5 ईयर प्लान थे स्टार्टिंग के, वो इनके द्वारा ही ये प्लान किए गए थे, उनको एग्जीक्यूट किया गया। डाटा कलेक्शन यानी जितने भी प्लान स्टार्टिंग के थे सारे काम इन्होंने ही स्टार्ट किया था हमारी कंट्री के अंदर। इसलिए ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप करंट अफेयर या जनरल स्टडीज की हम बात करें तो इसका नाम आपको बताना चाहिए, प्रशांत चंद्र महालोबिस, और ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स आप बोल सकते हो। और हमारी कंट्री में इनको रिस्पेक्ट देने के लिए नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इस हिसाब से आप बोल सकते हो। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि भी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट करे। ठीक है, और कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डेली सुबह 7 बजे मैं ये क्लास लेके आता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, तो आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी सारे फ्रेंड में इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।